Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the endotracheal intubation. जैसा कि पिछले 3 लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी साइज़ की ट्यूब यूज होती हैं, किस किस केस के अंदर हमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, कौन कौन से आर्टिकल्स हमें ज़रूरी हैं, कौन कौन से मैन्यूअर्स हमें यूज़ करके हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को ईजिली बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने अब तक स्टडी कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज हम शुरू करेंगे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का जो प्रोसीजर है। ठीक है, आज की क्लास में हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम इस प्रोसीजर को स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसीजर के अंदर हैं, जो भी प्रोसीजर का जो फ्लो है प्रोसीजर का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कैसे कैसे इस प्रोसीजर को कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे एडजस्ट करके की जाती हैं, किस तरीके से एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो ट्रेकिया के अंदर डाली जाती है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, हमारा आज का स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंडक्ट द हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने से पहले हमें क्या करना है, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पे पर्पज क्या है, ताकि हम पेशेंट के अंदर सस्पेक्ट ऑफ ट्रॉमा कि पेशेंट की जो कंडीशन है, क्या वो कोई ट्रॉमा की वजह से तो नहीं हुई है या कोई अदर सिस्टमेटिक डिजीज की वजह से वो कंडीशन में है वो पेशेंट। तो हमें क्या देखना है, आगामी हिस्ट्री लेकर के ये पता करना है कि पेशेंट को ट्रॉमा तो नहीं है ना। क्योंकि अगर ट्रॉमा होगा तो हमें क्या करना है, सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज रखते हुए हमें क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है। अगर मान लीजिए किसी और सिस्टमेटिक डिजीज की वजह से पेशेंट है वो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन प्रोसीजर के लिए आया है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हम इजीली स्निपिंग पोजीशन दे करके पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन पॉइंट था कंडक्ट द हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन पॉइंट है एस्टेब्लिश द आईवी लाइन एंड कनेक्ट टू द मॉनिटर टू द पेशेंट इंक्लूडिंग द पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक मॉनिटर एंड ईसीजी। तो हमें क्या करना है, जब हम पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं, हेल्थ हिस्ट्री वगैरह सब हमने ले ली, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वन सबसे पहले एक आईवी लाइन एस्टेब्लिश करनी है। आईवी लाइन एस्टेब्लिश करने का पर्पज यहाँ पे ये है कि हम अगर मान लीजिए पेशेंट का एयरवे वो डिफिकल्ट है, उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को प्री मेडिकेट करने की ज़रूरत है। अगर हमें पेशेंट को प्री मेडिकेटेड करने की ज़रूरत है तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्री मेडिकेट कर सकते हैं। तो आईवी लाइन की तरह हम पेशेंट को इजीली प्री मेडिकेट कर सकते हैं। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर के ऊपर रखना है, जिससे पेशेंट को ईसीजी लगा करके रखनी है, चेस्ट लीड ईसीजी चेस्ट लीड्स यूज करनी है हमें, ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर पे चाहिए ताकि हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको मॉनिटर कर सके, उसको हम कैलकुलेट कर सके कि हमें कब ऑक्सीजन सेचुरेशन है, हमें कब वेंटिलेट करना है, कब हमें इंट्यूबेशन का अटेम्प्ट लेना है। तो इसके लिए हमें पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट वन है चेक द इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे आसपास जो इक्विपमेंट्स है, हमें इक्विपमेंट्स की प्रिपरेशन देखनी है कि इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। अब इक्विपमेंट्स में हमें क्या देखना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए हमारे पास, एक सिरिंज होनी चाहिए ताकि हम बैलून को इन्फ्लेट कर सकें, स्टाइलेट होना चाहिए ताकि अगर पेशेंट का एयरवे डिफिकल्ट है तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट की जो ट्यूब है उसको कोई भी शेप दे करके, कोई जो भी पेशेंट के एयरवे की जो शेप होगी या जो भी जहाँ पर भी जो भी कर्व होगी, जो पेशेंट के एयरवे की जो कर्व है उस कर्व के अकॉर्डिंग हम उस ट्यूब को मोड़ सके। ध्यान रखना, जब भी आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हो और उस दौरान अगर आप स्टाइलेट का यूज कर रहे हो तो ध्यान रखने की बात यह है कि आपका जो स्टाइलेट है वो ट्यूब के आगे नहीं होना चाहिए। मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो मर्वी आई है उससे पहले ही आपका स्टाइलेट रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बूजी आप आगे तक लेके जा सकते हो। ठीक है, स्टाइलेट का ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वन है ये सारी चीज़ें लेरिंजियोस्कोप हमें रखना होगा, लेरिंजियोस्कोप की अप्रोप्रिएट साइज की ब्लेड्स, लेरिंजियोस्कोप यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो लेरिंजियोस्कोप का जो बल्ब है वो फंक्शनिंग में होना चाहिए। साथ के साथ हमें ये देखना है कि जो लेरिंजियोस्कोप है उसकी अप्रोप्रिएट साइज की ब्लेड होनी चाहिए और साथ के साथ बल्ब है वो क्या करना है, वर्किंग में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के एयरवे को असिस्ट करना है। ये सारे इक्विपमेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, इक्विपमेंट्स के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के एयरवे को असिस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारा काम हम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के एयरवे को असिस्ट करेंगे। पेशेंट का एयरवे कैसा है, जैसा कि अब एयरवे को असिस्ट करने के 3-3-2 रूल बताया गया था, दूसरा मालमपाती स्कोर बताया गया था। उन कैलकुलेशन, उन स्केल्स का यूज़ करते हुए पेशेंट के एयरवे को कैलकुलेट करना है, एयरवे को असिस्ट करना है कि एयरवे का असेसमेंट करना है कि एयरवे डिफिकल्ट है या नॉर्मल एयरवे है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को स्निफिंग पोजीशन देनी है। स्निफिंग पोजीशन कौन सी थी कि पेशेंट का हेड है वो एलिवेट रहेगा, नेक है वो क्या रहेगी, फ्लैक्स रहेगी। ठीक है, हेड एलिवेट रहेगा, नेक फ्लैक्स रहेगी, साथ ही साथ ऑक्सीपुट के नीचे
कोई पिल्लो या कोई टॉवल रखेंगे जिससे ऑक्सीपुट को जब या पेशेंट के हेड को कुछ इंच तक ऊपर उठाया जा सके। तो ये हो गई अपनी स्निपिंग पोजीशन। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि स्निपिंग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ हमें नॉन ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर देनी है। मान लीजिए कोई केस एक्सीडेंटल केस है, ट्रॉमा का केस है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को स्निपिंग पोजीशन नहीं देनी है। पेशेंट के हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए हमें पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंटुबेट करना होगा। नेक्स्ट वन है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के माउथ को चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के माउथ को चेक करना है कि पेशेंट के माउथ में कोई इंजरी तो नहीं हो रखी है, कोई नकली दांत तो नहीं है, ठीक है, कोई दांत उसका तो नहीं हिल रहा है, उसकी टंग है वो क्या पीछे की तरफ फोल्ड होकर के एयरवे को ब्लॉक तो नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, असिस्ट करनी है, ठीक है। कोई नकली दांत है तो हमें पहले ही निकाल करके उसको रख देना है, क्योंकि एस्पिरेशन का रिस्क होगा। जैसे ही हम पेशेंट के ओरल कैविटी को असिस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट के ओरल कैविटी के अंदर की वहाँ पे सिक्रेशंस तो नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर सिक्रेशंस हैं तो हमें क्या करना है, उन सिक्रेशंस को सक्शन कैथेटर का यूज करते हुए सक्शन कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए सक्शन भी नहीं है, सब ठीक है, दांत वात कुछ नहीं हिल रहा है, सब ठीक है, उसके बाद हमें एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के लिए जाना है। तो अब एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है। पेशेंट को क्या करना है, प्री ऑक्सीजनेट करना है। प्री ऑक्सीजनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन पर हाई फ्लो ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीजन का यूज करते हुए पेशेंट को क्या करेंगे, 3 to 5 मिनट तक हम क्या करेंगे, 3 से 5 मिनट तक हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे, ठीक है। और जब वेंटिलेशन कर रहे हैं तो हमें वेंटिलेशन मास्क का यूज करना है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में वेंटिलेशन मास्क का उनकी पिक्चर्स आपको दिखा दी है, अगर आपको और देखना हो तो आप इस चैनल के शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं। तो वेंटिलेशन मास्क का यूज करेंगे, तो वेंटिलेशन मास्क का है अप्रोप्रिएट साइज का वेंटिलेशन मास्क होना चाहिए ताकि पेशेंट को अच्छे से वेंटिलेट किया जा सके। तो अब आपको अप्रोप्रिएट साइज का मास्क कैसे सेलेक्ट करोगे, तो ध्यान रखने की बात है, जो मास्क है उसकी टिप ग्लेबुला से लेकर के चिन तक पूरा कवर होना चाहिए, ताकि जिससे पूरा फेस उसका कवर हो सके और साथ के साथ पेशेंट है वो क्या हो सके, अच्छे से वेंटिलेट हो सके। नेक्स्ट वन है, अगर जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए आपने वेंटिलेट कर दिया लेकिन फिर भी एयरवे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को प्री मेडिकेटेड कर सकते हो। पहले ही पॉइंट में, यानी कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही पेशेंट को क्या लगा ली थी, आईवी लाइन लगा ली थी, आईवी एक्सिस बना लिया था। आईवी एक्सिस बनने की वजह से क्या होगा, अब अगर मान लीजिए एयरवे डिफिकल्ट है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्री मेडिकेटेड कर सकते हैं। और प्री मेडिकेटेड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो भी, चाहे वो क्रिटिकल केयर नर्स होगी, चाहे वो नर्स प्रैक्टिशनर होगी, चाहे वो एनेस्थेटिस्ट होंगे, चाहे वो फिजिशियन होंगे, जो भी इंडिविजुअल, जो भी आपकी टीम मेंबर हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो भी लेरिंगोस्कोपी कर रहा है या जो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेट करने जा रहा है, उस समय उस इंडिविजुअल को क्या करना है, जो भी मान लीजिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एक क्रिटिकल केयर नर्स एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर रही है, तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर जो भी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करना है उसको क्या करना है, सबसे पहले लेरिंजियोस्कोप को उठाना है। लेरिंजियोस्कोप को किस हाथ में रखना है, अपने लेफ्ट हैंड के अंदर लेरिंजियोस्कोप को रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेरिंजियोस्कोप कहाँ है, लेफ्ट हैंड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड से क्या करना है, पेशेंट का माउथ को खोलना है, पेशेंट के मुंह को खोलना है, माउथ को ओपन करना है फिंगर्स का यूज करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो लेरिंजियोस्कोप था उसको हमें स्लोली क्या करना है, जो लेरिंजियोस्कोप की जो ब्लेड थी उसको क्या करना है, स्लोली ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करना है थ्रू राइट साइड से जाएंगे, ठीक है। जहां से आपने मुंह खोला वहां से हम पेशेंट की राइट साइड से क्या करेंगे, पेशेंट की लेरिंजियोस्कोप की जो ब्लेड है उसको माउथ के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माउथ के अंदर इंसर्ट करेंगे, साथ के साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो टंग है उसको हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में पुश करते हुए रखना है। लेरिंजियोस्कोप की राइट साइड से एंटर किया तो हमने क्या करेंगे, जो लेरिंजियोस्कोप की जो ब्लेड है उसकी सहायता से जो माउथ के अंदर जो टंग है उस टंग को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में पुश करके रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में पुश करके रखेंगे। नेक्स्ट वन है, जैसे जैसे लेफ्ट साइड में टंग पुश होगी हमें क्या करना है, जो लेरिंजियोस्कोप है उसकी ब्लेड को हमें क्या करना है, एडवांस करना है, आगे की तरफ करना है और टंग के बेस तक हमें जाना है। जैसे ही हमारी लेरिंजियोस्कोप की ब्लेड टंग के बेस तक पहुंचेगी तो हमें एपिग्लोटिस और वोकल कॉर्ड का विजुअलाइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोकल कॉर्ड और उनका विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, वोकल कॉर्ड और एपिग्लोटिस का विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 मैन्यूवर काम में ले सकते हैं। कौन सा, सैलिक मैन्यूवर, और कौन सा था, बर्प मतलब बैकवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड प्रेशर। कहाँ पे, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर बैकवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड प्रेशर लगाएंगे।
और सैलिक मैन्यूवर के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिकोइड कार्टिलेज पर प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं, जिससे जो एपिग्लोटिस है और वो जो वोकल कॉर्ड और जो एपिग्लोटिस है वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लेड को और थोड़ा अंदर की तरफ लेकर के जाना है। ब्लेड को लेकर जाएंगे एकदम कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, हम क्या करेंगे, ब्लेड को थोड़ा अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे। उसके बाद ठीक है, अब क्या है कि हमारे हाथ में क्या है, लेफ्ट हैंड के ऊपर हमारे लेरिंजियोस्कोप है, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हमें करना है ऑपरेट द अंटिल द वोकल कॉर्ड विजुअलाइज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जब तक हमें वोकल कॉर्ड विजुअलाइज भी हो जाती है तब तक हमें उस लेरिंजियोस्कोप के ब्लेड से इजीली मैनिपुलेट करना है। ठीक है, पेशेंट उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए आपको विजुअलाइज, उसके बाद हमें क्या करना है, जो एग्जामिनर जो भी ट्यूब का इंट्रोड्यूसर है, जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो एनेस्थेटिक है चाहे वो क्रिटिकल केयर नर्स है, वो क्या करें, ट्यूब को इंट्रोड्यूस करें, तो वो क्या करेंगे, जो लेरिंजियोस्कोप है उसको अवे फ्रॉम, ठीक है, अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे और दूर की तरफ लेकर के जाएंगे, ऊपर और दूर। ठीक है, ऊपर और दूर की तरफ लेके जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, जब एयरवे है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट होगा, जो लेरिंजियल एक्सिस है, फेरिंजियल एक्सिस है, और जो एक्सिस है, ओरल एक्सिस है, ये सारी एक्सिस क्या होगी, एक लाइन में अलाइन हो जाएंगी, और एक लाइन में अलाइन होने की वजह से क्या होगी, वोकल कॉर्ड्स हमें दिखाई देंगी। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स का विजुअलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद राइट हैंड में हमें क्या करनी है, ट्यूब को होल्ड करना है। ठीक है, ट्यूब होल्ड द एंड ऑफ द ट्यूब इन राइट हैंड एंड कर्व्ड पोर्शन डाउनवर्ड। जो ट्यूब है उसको राइट हैंड में हमें क्या करना है, राइट हैंड से हमने एक ही काम किया था अब तक, क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का मुंह खोला था जब हम लेरिंजियोस्कोप की ब्लेड को इंसर्ट कर रहे थे। हमारा राइट हैंड फ्री है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्यूब है उसको राइट हैंड से होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंटली धीरे धीरे अंडर विजन करना है। ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ब्लाइंडली कुछ किया तो इंजरी होगी, ब्लीडिंग होगी, हो सकता है पेशेंट एस्पिरेट का रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ब्लाइंडली कुछ भी करना है, अंडर विजन, लेरिंजियोस्कोप के अंडर विजन हमें क्या करना है, ट्यूब को धीरे धीरे माउथ के थ्रू वोकल कॉर्ड तक हमें लेकर के जाना है, और जो ट्यूब का कफ है उसको वोकल कॉर्ड के आगे की तरफ रखना है। मतलब अगर वोकल कॉर्ड यहाँ है तो हमें ट्यूब का जो कफ है उसको नेक्स्ट नीचे तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा, इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे इस दौरान, और प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, साथ के साथ हमें ओरल इंजरी या जो ओरल म्यूकोजा उसको इंजरी से हमें क्या करना है, बचाना है। ठीक है, जब आप अब इसमें हम क्या किया, राइट हैंड से ट्यूब पकड़ी, ट्यूब को ओरल अंडर द विजन, लेरिंजियोस्कोप के विजन के अंडर हम चले गए, आगे तक लेकर के चले गए, ट्यूब को वोकल कॉर्ड के आगे तक लेके चले गए। अब जो ट्यूब का जो कफ था वो वोकल कॉर्ड के आगे की तरफ है। ठीक है, आगे है, पहले नहीं है, वोकल कॉर्ड के नीचे है। ठीक है, तब यहाँ तक हो गई, हमारी एंटीट्रोकियल ट्यूब वो प्लेस हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, व्हेन द ट्यूब इज करेक्टली प्लेस्ड कंटिन्यू टू होल्ड इट सिक्योरली। उसके जैसे ही मान लीजिए आपने ट्यूब को राइट प्लेस पे प्लेस कर रखा है, उसके बाद हमें क्या करना है, ट्यूब को सिक्योरली एकदम अच्छे तरीके से अच्छी पकड़ के साथ हमें क्या करना है, ट्यूब को राइट हैंड से पकड़ के रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड से हमें क्या करना है, पकड़ के रखना है। उसके बाद हमें सबसे पहले धीरे धीरे लेरिंजियोस्कोप है उसको निकालना है, लेकिन निकालते टाइम हमें ध्यान रखना है कोई ओरल केविटी के अंदर इंजरी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन जो इंजरी होती है वो होती है लेरिंजियोस्कोपी के दौरान, जब लेरिंजियोस्कोप को बाहर निकालते हैं, क्योंकि काम हो गया, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब थी वो अच्छे से आपने प्लेस कर दी, प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है, अब उसको आप क्विकली बाहर निकालते हो, तो क्विकली बाहर निकालने की वजह से क्या होगा, हो सकता है कि पेशेंट की जो दांत है वो आप तोड़ दो, इनको इंजर्ड कर दो, ओरल म्यूकोजा को आप इंजर्ड कर दो, टंग को आप इंजर्ड कर दो। ये यार इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ट्यूब प्लेस हुई, वोकल कॉर्ड के आगे पे जो कफ था वो चला गया, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड से ट्यूब को पकड़ के रखना है, साथ के साथ धीरे धीरे जेंटली मैनर के अंदर हमें लेरिंजियोस्कोप की ब्लेड को माउथ से बाहर निकालना है। उसके बाद लेरिंजियोस्कोप बाहर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइलेट को हमें लेफ्ट हैंड से बाहर निकालना है। स्टाइलेट क्यों डाला था, ताकि ट्यूब की जो कर्व है उसको मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वन है इन्फ्लेट द कप। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने निकाल लिया उसके बाद हमें क्या करना है, ट्यूब के कप को इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट करने के लिए हमें क्या काम में लेना पड़ेगा, सिरिंज काम में लेनी होगी। सिरिंज है वो 5 से 10 ml का, 5 से 10 ml की कैपेसिटी होती है पायलट बैलून की। तो पायलट बैलून को हमें क्या करना है, 5 से 10 ml एयर उसमें पुश करके उसको इन्फ्लेट कर देना है, ताकि ट्यूब वो अच्छे से फिक्स हो जाए अपने प्लेस के ऊपर। अब जब आपने ट्यूब को प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद हमें क्या करना होगा, ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करना होगा। ठीक है, तो ट्यूब का प्लेसमेंट को चेक करना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पेशेंट को मैन्युअली ब्रीथिंग देंगे। मैन्युअली मतलब जो बैग मास्क वेंटिलेशन है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पेशेंट को ब्रीथिंग देंगे, पेशेंट को एयरवे के अंदर एयर पुश करेंगे। और हमें क्या करना है, बाइलेटरल चेस्ट के अंदर हमें क्या करना है,
एयर एंट्रीज को चेक करना है कि हवा आ रही है नहीं आ रही। साथ के साथ हमें चेस्ट राइज है, जो चेस्ट राइज है उसकी सिमेट्री देखनी है, क्या राइट और लेफ्ट चेस्ट है वो एक साथ ऊपर आ रही है एक साथ नीचे जा रही है, मतलब उनके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि राइट वाली ज़्यादा ऊपर जा रही है लेफ्ट वाली कम जा रही है। मान लीजिए एक साइड की चेस्ट है वो कम जा रही है, एक साइड की जो चेस्ट है वो अच्छे से नहीं सिमेट्री में नहीं आ रही है, मान लीजिए चेस्ट वॉल है, चेस्ट राइज है वो सिमेट्री के अंदर नहीं है। साथ के साथ क्या हो रहा है, CO2 करेक्टली पोजीशन में नहीं बता रहा, जो CO2 इंडिकेटर है एंडोट्रेकियल ट्यूब का, ठीक है, हमने जैसे इंडिकेट किया तो हमने क्या किया, वेंटिलेटर के साथ जोड़ा, तो वेंटिलेटर क्या कर रहा है, वेंटिलेटर के अंदर CO2 इंडिकेटर होता है कि पेशेंट कितनी CO2 छोड़ रहा है, पेशेंट कितनी CO2 बाहर निकाल रहा है, कितनी एक्सेल कर रहा है। वो इंडिकेटर अगर ये बता रहा है कि ट्यूब है वो आपकी सही प्लेस पे नहीं है, पूरी तरह से ऑक्सीजन CO2 है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्यूब का जो कफ था उसको डिफ्लेट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं है ना, तो मान लीजिए ट्यूब है वो पूरी तरह से अच्छे प्लेस पे नहीं थी, अपने प्लेस के ऊपर नहीं थी, गलत प्लेसमेंट था, रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया हमारे से ट्यूब का। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इमीडिएटली ट्यूब का जो पायलट वैल्यूल था उसकी हवा निकालनी है, ताकि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ है वो सिकुड़ेगा और हमें इमीडिएटली ट्यूब को आसानी से ईजिली करेक्ट मैनर में हमें ट्यूब को क्या करना है, बाहर निकालना है, और इमीडिएटली हमें पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, 100% ऑक्सीजन के साथ हमें पेशेंट को वेंटिलेट करना शुरू कर देना है। और कब तक करना है, 3 से 5 मिनट तक वेंटिलेट करना है। जब पहले दूसरा अटेम्प्ट लेने से पहले हमें 3 से 5 मिनट के लिए रुकना है, और उसी दौरान 3 से 5 मिनट हम क्या करेंगे, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी एक साइड की चेस्ट के अंदर या एक साइड के लंग्स के अंदर ज़्यादा एयर एंट्री है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, अगर एक साइड के लंग्स में ज़्यादा एयर एंट्री हो रही है, ज़्यादा एयर जा रही है एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, तो हमें क्या करना है, कप को डिफ्लेट करके ट्यूब को 1 to 2 सेंटीमीटर बैकवर्ड लेना है, पीछे की तरफ लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब ट्यूब प्लेस कर रहे हो तो वो एक साइड में जो लंग्स है वहाँ जहाँ से कैरिना पे डिवाइड हो रही है, ठीक है, ट्रेकिया डिवाइड हो, ब्रोंकाइज बन गए, तो ब्रोंकाइज की एक साइड की तरफ कर्व के अंदर घूम जाती है, तो उस वजह से वो एक ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती है, एक ही लंग्स के अंदर जो एयर है वो जाती रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ट्यूब को क्या करना है, डिफ्लेट करना है ट्यूब के कफ को, और ट्यूब को 1 से 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालना है, मतलब विड्रॉ करना है, और उसके बाद हमें वापस से ठीक है, विड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, वापस से प्लेसमेंट चेक करना है कि ट्यूब है वो अपने प्लेस पर है कि नहीं है, मतलब जो एयर एंट्री है वो बराबर है कि नहीं है, चेस्ट राइज की जो सिमेट्री है, चेस्ट राइज सिमेट्री है वो सही है कि नहीं है, तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट वन है कनेक्ट द एंडोट्रेकियल ट्यूब टू ऑक्सीजन सोर्स। अगर मान लीजिए चेस्ट सिमेट्री है, ट्यूब का प्लेसमेंट हमने करके देख लिया, ट्यूब हमारी अच्छे से फिक्स हो गई, ठीक है, अच्छे से प्लेसमेंट के ऊपर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्यूब को ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। आप ऑक्सीजन सोर्स चाहे वो आप बैग मास्क वेंटिलेशन से खुद कर सकते हो, या वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एनेस्थीसिया मशीन के साथ आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की एंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके रख सकते हो। ये सारा करने के बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट ट्यूब को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ट्यूब को फिक्स करना है, ठीक है, एडेसिव टेप का यूज करते हुए हमें क्या करना है, ट्यूब को सेफली और सिक्योरली हमें फिक्स करना है, ठीक है। और फिक्स करने के बाद हमने जो भी प्रोसीजर किया है, जो भी एंडोट्रेकियल ट्यूब के दौरान जो भी हमने प्रोसीजर किया, उसको हमें क्या करना है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर हमें लिखना है। तो ये था आज का हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन का प्रोसीजर। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। प्लीज़ इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का जो प्रोसीजर है वो मोस्ट कॉमनली एनेस्थेटिक और क्रिटिकल केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, स्पेशलाइज डॉक्टर्स होते हैं, वही परफॉर्म करते हैं, नर्सेज को बहुत कम मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर नर्सेज भी इसको परफॉर्म करती हैं। आजकल जो नया कोर्स चल रहा है नर्सिंग के अंदर, एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर, वो भी क्रिटिकल केयर के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, और वो क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कर सकते हैं। तो ये जो आज की क्लास थी, आई होप मैंने पूरा प्रोसीजर अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन का प्रोसीजर है। प्लीज़ अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट, अगर आपको आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में, नॉर्सेट है, UPPSC है, NHM राजस्थान है, इनकी प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।